हिंद नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित मैथ के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के क्लास देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो साथियों, आइए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि यदि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि यदि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, क्या दोस्तों, 18 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, यानी कि भागफल ये हो गया और शेषफल ये हो गया। और संख्या हमको मालूम नहीं है दोस्तों, तो संख्या मान लेंगे कि x है। तो क्या होगा दोस्तों कि 18 गुना x प्लस 11, यही होगा जो कि हमारा संख्या होगा दोस्तों। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि 18x प्लस 11 दोस्तों। और इसे और छोटा फॉर्म नहीं लिखे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं कि 18x प्लस 9 प्लस 2 दोस्तों। और इसमें अगर हम लोग दोस्तों 9 से भागा दे दोस्तों, तो कितना शेष बच जाएगा दोस्तों, जो कि 2। 18 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, जो कि 2 शेष बच जाएगा दोस्तों। तो 9 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या दोस्तों कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए 48% अंक आवश्यक है, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे। तो दोस्तों, जैसे कि कहा कि 40% अंक प्राप्त करता है तो 24 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं पर 48% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है दोस्तों। तो दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48% और 40% के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 24 अंक का, जो कि 8% का कितना हो जाएगा वैल्यू, 24। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300, यानी कि 300 हो जाएगा दोस्तों, जो कि परीक्षा के कुल अंक हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि ए और बी, क्या दोस्तों, ए और बी ने क्रमशः 40,000 तथा 60,000 का निवेश किया और ए ने 12 महीने तक तथा बी ने 18 महीने तक निवेश रखा। वर्ष के अंत में 36,000 का लाभ प्राप्त होता है, तो ए का लाभ कितना हुआ। क्या दोस्तों कि ए और बी ने क्रमशः 40,000 और 60,000 का निवेश किया। ए ने 12 महीने तक निवेश जारी रखा और बी ने 8 महीने तक ही निवेश जारी रखा, और वर्ष के अंत में 36,000 का लाभ होता है, तो ए का लाभ कितना होगा। तो दोस्तों, हम लोग निकाल लेंगे कि ए ने कुल निवेश कितना किया दोस्तों। तो जैसा कि देखिएगा प्रश्न में दोस्तों कि 4 0 है सेम, तो हम लोग उसको काट लेंगे या ये तो कैलकुलेशन का, लेकिन ये आसान हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि ए का 12 महीने का कुल निवेश कितना हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों 40,000 गुना 8 करते हैं, तो 40,000 गुना 12 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 48,000। तो वहीं 0 0 काट देते हैं, यानी कि 48 होता है दोस्तों। और बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुने 8, यानी कि 48,000, इसका भी होता है दोस्तों। तो अनुपात में कह रहा है दोस्तों, तो अनुपात हम लोग इसका निकालेंगे, तो कितना कितना अनुपात में निवेश कर रहा है, 1:1 में निवेश कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोनों बराबर ही फंड लगा रहा है दोस्तों। तो दोनों को बराबर ही लाभ प्राप्त होगा, यानी कि 36,000 में से दोनों को 18,000 का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि 8 संख्याओं का औसत 32 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 59 की जगह 41 लिख दी गई, सही औसत कितना होगा। क्या दोस्तों कि 8 संख्याओं का औसत 32 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 59 की जगह 41 लिख दी गई, तो सही औसत कितना होगा दोस्तों। तो देख लेंगे दोस्तों कि कितना कम लिख दिया गया था दोस्तों। तो 59 में से 41 गया दोस्तों, तो कितना हो जाता है 18, जो कि 18 कुल संख्या का कितना औसत होगा दोस्तों। तो 18/8 यानी कि 2.25 होगा दोस्तों।
इसका आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 18/8 का कितना कैलकुलेशन होता है, तो जैसा कि दोस्तों 2.25 होता है, तो कुल औसत कितना हो जाएगा, तो 32 + 2.25, तो कितना हो जाएगा 34.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 24 दिन में तथा बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है और दोनों साथ काम शुरू किया। क्या दोस्तों, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर देता है और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर देता है। दोनों साथ काम शुरू किया, लेकिन 8 दिन बाद ए चला गया। शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों जैसा कि ए और बी का कुल कार्य निकाल लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों कुल कार्य निकालने के लिए, तो एलसीएम हो जाता है 72। अब हम लोग दोस्तों ए का एक दिन का कार्य कितना है दोस्तों, तो वो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72/24, यानी कि 3। और वहीं बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 72/36, यानी कि 2। और दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा दोस्तों। तो वही दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे कि 8 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया था, तो 8 दिन का दोनों का कुल कार्य कितना होगा, तो 8 × 5 × 8, यानी कि 40 हो जाएगा दोस्तों। तो बच गया कितना कार्य दोस्तों, तो 72 में से 40 को घटा लेंगे, तो कितना बच जाता है 32। कितना बच जाता है 32, जो कि 32 को बी अकेले करेगा कितना दिन में दोस्तों, तो बी है जो कि एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 32 कार्य को कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 32/2, यानी कि 16 दिन में यह पूरा कर देगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और वह 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्या दोस्तों, कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है, तो वह 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 270 मीटर, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर दोस्तों। तो ट्रेन को तो अपनी भी दूरी चलना पड़ेगा ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी दोस्तों, तो 180 + 270, यानी कि 450 मीटर। क्या दोस्तों 450 मीटर, जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर है दोस्तों, मीटर में, यहाँ पर है किलोमीटर में, तो इसको हम लोग पहले मीटर में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चाल को। तो मीटर में प्रति सेकंड में चाल को बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं दोस्तों, 5/18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो दोस्तों, तो 18/5 से, यानी कि इसके उल्टा से गुना कर देते हैं। तो देख लेंगे कि कितना चाल हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों समय कितना हो जाएगा, यानी कि दूरी बटा चाल, 450 बटा कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 यानी कि 30 सेकंड में। क्या दोस्तों 30 सेकंड में 270 किलोमीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबी ट्रेन पार कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि 8,000 रुपया पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। क्या दोस्तों, कि 8,000 रुपया पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी दोस्तों। तो हम लोग पहले 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे दोस्तों कि कितना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है दोस्तों कि मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन दिया हुआ है 8,000, दर दिया हुआ है 5 और समय दिया हुआ कितना 4 वर्ष, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो 8,000 गुने 5 गुने 4 बटा कितना हो जाएगा 100। जो जैसा कि हम लोग इसको काट लेंगे तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, कितना प्राप्त होता है 1600। कितना हो जाता है 1600 दोस्तों। तो कुल राशि कह रहा दोस्तों, यानी कि 4 वर्ष के बाद में उसको कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो होगा कि मिश्रधन बराबर हो जाता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना हो जाएगा, मूलधन कितना 8,000 और प्लस ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1600 और 8,000 कितना होगा दोस्तों, तो 9600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका उत्तर यानी कि सही उत्तर कौन होगा दोस्तों। और दोस्तों आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई
18 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो आयत के विकर्ण बराबर होता है दोस्तों, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो क्या होता है दोस्तों कि आयत के विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना है दोस्तों 24, 24 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 476 प्लस बी स्क्वायर 18, यानी कि बी बराबर कितना 18, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 324। तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 900, ये दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 900 हो जाता है। तो 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि यदि 2x - 5 बराबर 19 दिया हो तो 3x प्लस 4 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर हम लोग माइनस को उधर भेज देते हैं दोस्तों, समीकरण के ऊपर तो वो चला जाता है प्लस में, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और x बराबर कितना हो जाएगा 12, और x का मान हम लोग समीकरण ये 2 में कर रख दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 × 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि एक थैले में 6 लाल, 5 नीली और 4 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या दोस्तों कि एक थैले में 6 लाल, 5 नीली और 4 गेंदें है, अगर एक गेंद एक बार में निकाला जाता है तो लाल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि थैला में कुल कितने गेंदे हैं दोस्तों, तो 6 लाल और 5 नीली और 4 हरी, यानी कि 6 5 11 4 15 कुल टोटल गेंदे हैं दोस्तों, 15 थैला में थी दोस्तों। और कितने दोस्तों लाल गेंदे आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंदे कितनी है 6 है दोस्तों, 6। तो लाल गेंदे आने की प्रायिकता होगा दोस्तों कि 6/15 कितना हो जाएगा 6/15। अगर कटता है दोस्तों तो काट लीजिएगा, यानी कि 3 दूनी 6 3 5 3 दूनी 6 3 5 15, यानी कि 2/5 लाल गेंदे आने की प्रायिकता कितना होगा दोस्तों 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि एक नाव स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दोस्तों एक नाव की स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के साथ 72 किलोमीटर जाती है और दूसरी दूरी को धारा के विरुद्ध वापस आती है तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा। तो दोस्तों हम लोग पहले निकाल लेंगे कि धारा के साथ नाव की गति कितना हो जाएगा और धारा के विरुद्ध नाव की गति कितना हो जाएगा। तो धारा के साथ नाव की गति हो जाएगा दोस्तों जो कि 15 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर धारा के साथ, तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध कितना हो जाएगा दोस्तों तो 15 - 3 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हम लोग निकालेंगे कि जाने में कितना समय लगता है और आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 72/18 तो 4 घंटा, और आने में कितना समय लगेगा दोस्तों तो 72/12 यानी कि 6 घंटा, और कुल टोटल कितना समय लग जाएगा दोस्तों तो 6 + 4 यानी कि 10 घंटा। दोनों पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा तो कि 10 घंटा लग जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हो तो जान जाइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, और इसका फार्मूला लिखकर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों। और क्लास अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर होता है दोस्तों P × 1 + R के स्क्वायर -1। क्या दोस्तों P × 1 + R/100 के स्क्वायर होता है दोस्तों, R/100 के स्क्वायर -1 होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग करके और आंसर को फाइंड करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सीधा सीधी कि 10,000 गुना 110/100 के स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा दोस्तों, ये बस इतना ही फॉलो होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो, सॉरी माफ़ करिएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों, 1.1 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1.21, यानी कि 10,000 गुने 1.21 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12100। क्या दोस्तों 12100 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों कि 12100 - 1000, यानी कि कितना हो जाएगा
तो 2100, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों अगर कर्ण की लंबाई पूछे तो सीधा सीधी आप लोग स्क्वायर करके वर्ग अंडर रूट करके और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। क्या करेगा, अंडर रूट करके दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 9 81 और 12 से 144, यानी कि अंडर रूट 225। तो इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल दोस्तों 15 का वर्गमूल 225, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधा सी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ऐसा ही सॉल्यूशन करिएगा एग्जाम में। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों P/H। क्या दोस्तों P/H, और P/H दिया है दोस्तों 3/5, तो हम लोग B निकालेंगे दोस्तों। तो B बराबर क्या होता है कि इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 - 9 यानी कि 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। और कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान कितना है दोस्तों 4 और P का मान H का मान कितना है दोस्तों 5, तो 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि एक कंपनी की 5 दिनों की बिक्री, क्या दोस्तों एक कंपनी की 5 दिनों की बिक्री यूनिट में इस प्रकार है। तो सोमवार को 120 यूनिट और मंगलवार को 150, बुधवार को 180, गुरुवार को 170, शुक्रवार को 130 यूनिट की बिक्री होती है दोस्तों। तो 5 दिनों की औसत बिक्री कितनी होगी। तो दोस्तों औसत बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं औसत बराबर होता है दोस्तों कुल आंकड़ों का योग। क्या दोस्तों कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग इसको जोड़ लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750, और आंकड़ा कितना संख्या तो 5 है दोस्तों, 5 दिनों का औसत कह रहा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि 750/5, यानी कि 150। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्तों कि 3:40 घड़ी के घंटे के सुई और मिनट की सुई के बीच का छोटा कोण कितना होगा। क्या दोस्तों कि 3:40 में बजे घड़ी की घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का छोटा कोण कितना होगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घंटा की सुई की चाल होती है दोस्तों 0.5 डिग्री पर मिनट। कितना होता है 0.5 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतना डिग्री बनती है दोस्तों। तो हम लोग जैसा कि दोस्तों जान लेंगे कि मिनट की सुई की चाल, तो मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट। और तो दोस्तों घंटे की सुई, यानी कि 1 घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो है जो कि 10 से 30 डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों। तो घंटे की सुई 3 बजे तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री गुने 40.05 डिग्री। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90 + 20, यानी कि 110 डिग्री का कोण बना लेगा घंटा की सुई। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मिनट की सुई की बात। तो मिनट की सुई है जो कि 40 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री का कोण बना लेगा दोस्तों। तो ये दोनों के बीच के कोण की अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 240 और 110, यानी कि 130 डिग्री का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, ऑप्शन में यह आंसर नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है 130 डिग्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्तों कि यदि 15 अगस्त 2026 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2027 का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में जो कि उसमें सभी विषय को कराया है, तो दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस सभी विषय को कराया है। उसमें रीजनिंग के प्रश्न में यह प्रश्न को हम लोग देख चुके थे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों उसमें बताए थे कि अगर लीप ईयर रहे, क्या दोस्तों अगर लीप ईयर रहे तो उसका अलग नियम होता है। अगर लीप ईयर नहीं रहे और दोनों डेट सेम रहे तो उसमें +1 करके अगला दिन निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा कि 2026 में शनिवार है तो 2027 में कौन दिन होगा, तो +1 कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्तों कि ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा बी उसे 18 घंटे में भर सकता है। दोनों साथ मिलकर टंकी भरते हैं,
लेकिन 4 घंटे बाद बी चला जाता है, तो शेष टंकी को अकेले कितने समय में भरेगा। तो दोस्तों यह वैसा ही दोस्तों है कि कार्य समय और कार्य के आधारित प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो कहता है दोस्तों कि ए और बी का कुल कार्य यानी कि कुल घंटा कितना घंटा में दोनों भर देगा। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो ए को 1 घंटा में कितना वो पानी भरेगा दोस्तों, तो उसको निकालेंगे कितना भरेगा, तो जो कि 3 यूनिट भरेगा, और बी जो कि 2 यूनिट भरेगा दोस्तों। तो दोनों को 1 घंटा में कितना भरेगा दोस्तों, तो 5 यूनिट भरेगा। तो दोनों मिलकर 4 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों, तो 5 गुना 4 यानी कि 20 यूनिट भर देगा दोस्तों। तो बच गया कितना यूनिट दोस्तों, जो कि 16 यूनिट भर गया दोस्तों। तो शेष 16 यूनिट को ए अकेले कितना देर में भरेगा दोस्तों, तो ए है जो कि 1 यूनिट को 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है दोस्तों, 3 घंटा में भरता है। तो वही 16 यूनिट को कितना देर में भरेगा दोस्तों, तो कि 16/3 यानी कि 5.3 घंटा में वह भर देगा 16 यूनिट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्तों कि एक भवन के आधार से 20 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को भवन का शीर्ष 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। तो जैसा दोस्तों हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। कहता है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये भवन है, ठीक, और भवन के आधार से, तो भवन का आधार यहाँ दोस्तों, तो यहाँ आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था दोस्तों। तो उसका शीर्ष से उसका शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे tan थीटा से, तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों P/B। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। और मान लेंगे P, तो P है दोस्तों भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना है x, और B जो कि भवन की आधार है दोस्तों। तो भवन का आधार कितना हो जाएगा 20 मीटर है दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्तों कि 20 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न आए दोस्तों तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों कि दोनों को पहले अनुपात को जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाता है दोस्तों, अनुपात का योग कितना हो जाता है 10। अब हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है और पानी का मात्रा कितना है। तो दूध का मात्रा निकालने के लिए दोस्तों 20 गुने 7 बटा कितना करेंगे 10, जो कि यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण 7:3 है, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों। तो 20 10 दूनी 20 यानी कि 14 लीटर क्या है दोस्तों दूध है। तो पानी कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सी बात है कि हो जाएगा 6 लीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 6 लीटर। अब दोस्तों कहता है कि 4 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है दोस्तों, तो पानी कितना हो जाता है 10 लीटर। अब दोनों का नया अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 7:5 के अनुपात में अब हो जाएगा दोस्तों दूध और पानी का मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्तों कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। क्या दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लेंगे दोस्तों कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो x है। तो क्या दोस्तों कहता है कि पिता की आयु है जो कि x के तिगुनी है, क्या है x के तिगुनी है दोस्तों। तो 10 वर्ष बाद, तो यानी कि दोनों में 10 जोड़ देंगे दोस्तों, 10 वर्ष बाद जो हो जाएगा कि पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रहेगी दोस्तों, तब जाके बराबर होगा। तो समीकरण बराबर होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे 2x + 20 और 3x + 10, तो ये इधर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा x, और इधर आएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20 - 10, यानी कि 10 वर्ष, यानी कि पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। हम लोग माने थे कि पुत्र का वर्तमान उम्र x है और x बराबर आता है कितना दोस्तों 10, यानी कि पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों यह सीधा सी फॉर्मूला पर सेट कर देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग को फाइंड हो जाएगा दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है दोस्तों πr²। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और r दिया हुआ है दोस्तों, r यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो r² बराबर 14 × 14 यानी कि 7 × 4 22 दूनी 44 दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। तो प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्तों कि किसी डेटा के मान 22, 18, 20, 25, 25, 30, 35 हो तो इस डेटा का मीडियम यानी माध्यिका क्या होगा दोस्तों। तो इसको माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों 12, 18, 20 और 25, 25, 30, 35, यानी कि यस पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि बीच वाला होता है जो कि माध्यिका है दोस्तों, बीच वाला माध्यिका होता है। तो बीच में कौन है दोस्तों 25, यानी कि इसका आंसर सीधा सी 25 हो जाएगा दोस्तों। अगर माध्यिका निकालना हो तो सीधे सी बीच में असेंडिंग ऑर्डर को पहले दर्शा लेंगे और बीच वाला को आंसर फाइंड कर देंगे दोस्तों। अगर बीच में कोई नहीं फाइंड होता है दोस्तों, सम संख्या आ जाता है तो दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 कर देंगे दोस्तों। अगर ये 25 नहीं रहता दोस्तों तो 20 और 25 हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं और बट्टा में 2 से भागा देते हैं दोस्तों, वही हमको माध्यिका निकल जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 की ओर। तो प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 हो तो x का बड़ा मान क्या होगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, यानी कि इसका गुणनखंड प्राप्त होता है x माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 5x बराबर 0। क्या दोस्तों तो इसका बड़ा मान क्या होगा दोस्तों x माइनस 5x, यानी कि x बराबर x माइनस 5 होगा दोस्तों, और यहाँ पर x माइनस 4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 5, यानी कि 5 होगा जो कि इसका बड़ा मान हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। तो दोस्तों यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि जय हिंद। क्या दोस्तों क्या लिखिएगा कमेंट में, जय हिंद लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं 25 की ओर। तो कहता है कि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने 8 के स्क्वायर हम लोग करेंगे दोस्तों तो 88 64 हो जाएगा दोस्तों। 64 छक्को कितना हो जाएगा दोस्तों 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों।